नमस्ते। मैं सुरेश सर, भास्कर इंद्रिय प्राथमिक विद्यालय अम्बीवली। विषय हमारा है बच्चों परिसर अध्ययन। जैसे कि परिसर अध्ययन में मैं आप लोग को पहला पाठ हमारे आसपास, इसमें पेज नंबर 4 में बता रहा था कि कैसे मरे हुए प्राणियों के बचे हुए भाग सड़ते हैं और यह सड़ा हुआ पदार्थ मिट्टी में मिश्रित होता मिल जाता है। फिर वृक्षों की सूखी पत्तियां भी झड़ती हैं और वह मिट्टी में गिरती हैं और वह भी सड़ती है, जिससे हमारी मिट्टी क्या होती है, कसदार उपजाऊ बन जाती है। कसदार उपजाऊ मिट्टी द्वारा वनस्पतियों को क्या होता है, जो पोषण मिलता है, बहुत अच्छा पोषण मिलता है। इसका अर्थ ये होता है कि बच्चों की प्राणियों के लिए जो निर्जीव हैं, जिनके बारे में बता, निर्जीव जैसे पत्थर और मांस या और पत्ते जो होती हैं, वो पत्ते जो सूख जाने, देखो पत्ते जिस प्रकार से कहा, पत्ते वनस्पतियों पेड़ में हैं तो सजीव हैं, लेकिन वहाँ से टूट जाती हैं, जब गिर जाती हैं तो क्या हो जाती है, सूख जाती हैं, निर्जीव हो जाती हैं। जैसे लकड़ियाँ वनस्पतियों से जब पेड़ कट जाता है, टूट जाता है, तो जब सूखने लगता है तो वो क्या हो जाता है, निर्जीव होता है, जिससे आपके घर में कुर्सी, सोफ़ा, बेड वगैरह ये सब बनाते हैं। तो इसका जो अच्छा पोषण मिलता है, इसका अर्थ ये निर्जीव वस्तुओं से भी हमारे सजीवों द्वारा कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। निर्जीव वस्तुएं क्या हो गई जिससे हमारे परिवर्तन होता है, जो मांस प्राणियों के, उसके बाद जो वनस्पतियों के पत्ते गिर जाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी जो ज़मीन होती है वो उपजाऊ होती है, कसदार बनती है। आगे बच्चों पेज नंबर 4 पर हम देखेंगे, पेज नंबर 4 में देखेंगे कि क्या आप ये जानते ही होंगे कि ये क्या है, क्या दिख रहा है, भेड़ दिख रहा है ना, भेड़। और भेड़ देख रहे हैं, भेड़ जैसे बाल वाले प्राणी, भेड़ में कैसा होते हैं, बाल उनके क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। तो भेड़ जैसे बाल वाले प्राणी झाड़ियों के पत्तियों को क्या करते हैं, वो लोग खाते हैं। ये झाड़ी के जो पत्ते हैं ना, झाड़ देख रहे हैं ना, तो भेड़ क्या करते हैं, पत्तियों को खाते हैं। किसके पत्तियों खाते हैं, झाड़ियों के पत्तियों खाते हैं। उस समय कुछ वनस्पतियों के जो बीज होते हैं बच्चों, वनस्पतियों में जो बीज होते हैं, जैसे एक तो मैंने आपको बताया कि वनस्पतियों का बीज कैसे फैलता है, एक पवन के द्वारा फैलता है और दूसरा प्राणी के द्वारा भी फैल रहा है। किस प्राणी के द्वारा, भेड़ के द्वारा। जैसे तो जो वो खाते हैं, उनके बाल जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, हाँ, तो झाड़ियों जो पत्ती खाते हैं तो उनके वनस्पतियों के कुछ बीज होते हैं, पत्तियों के जो बीज होते हैं भेड़ के बाड़ों में अटक जाते हैं। देखो कैसे अटके हुए, देखिए ये वनस्पतियां हैं, पत्तियां खाती हैं भेड़, और इसके ये बीज हैं, ये बीज देखो बीज देख, तो जब खाते हैं तो उनके बालों में क्या होते हैं, अटक गए। देखो अटके हुए दिख रहे हैं, 1 2 ऐसा अटके हुए, ऐसे अटक जाते हैं, मतलब उसी में चिपक जाते हैं, अड़ जाए। तो जब वह भेड़ उस वनस्पतियों खा के जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाता है और जाती है, तब ये बीज क्या होते हैं कि वहाँ पे गिर जाते हैं। जब वनस्पतियों के जो बाल होते हैं बड़े, वनस्पति नहीं, भेड़ के जो बाल होते हैं, जब उस वनस्पतियाँ के बीज जो चिपके होते हैं वो कहीं दूर जाते हैं, जब भेड़ियाँ, तो उसमें से वो गिर जाते हैं, कहीं कहीं गिर जाते हैं, कहीं यहाँ गिरा, कहीं और दूर गिरा, ऐसे गिर जाते हैं। तो इससे दूसरे स्थान पर वहाँ पे क्या होती है, वही जो वनस्पतियों के बीज जहाँ पे पत्तियाँ खा रही थी, वहाँ जब दूर जाती है भेड़, तो जो वनस्पति बीज जहाँ गिरा था वहाँ पे भी वैसी वनस्पतियाँ क्या होती है, नए नए पौधे के रूप में तैयार हो जाती है। नवीन पौधे तैयार होने में उसको क्या होती है, सहायता होती है। किससे, दूसरे स्थान पर वनस्पतियों के नवीन पौधे तैयार होने में सहायता होती है। इसका अर्थ ये क्या हुआ बच्चों, प्राणी तथा वनस्पतियाँ एक दूसरे की सहायता करते हैं। ठीक है, प्राणी और वनस्पतियाँ क्या होती हैं, दूसरे की हेल्प, मदद करती हैं। तो ये पाठ हमारे आसपास समझ गए ना, परिसर, जो सारी वस्तुओं को मिलाकर परिसर बनता है। परिसर में 2 घटक, एक सजीव है, एक निर्जीव है। सजीव के 2 भाग बताए मैंने, वनस्पतियाँ और प्राणी बताए, और निर्जीव के एक ही भाग जो है, जैसे पत्थर जो हिल नहीं सकता, श्वसन नहीं कर सकता है, न अपने घर के लिए घर बनाते, मतलब निर्जीव होते हैं। ये आप तो पाठ बिल्कुल समझ गए होंगे बच्चे। अब हमने एक सारांश के रूप में सिंपल कि हमने ये पूरे पाठ में क्या सीखा है, हमने इस पाठ में क्या सीखा है कि हमारे परिसर में
असंख्य वस्तुएं हैं, बहुत, आप गिनते रहोगे कौन कौन से, एक एक गिनते, बहुत सारी वस्तुएं, हमारे परिसर इतना है कि बहुत सारी वस्तुएं हैं उसमें, असंख्य यानी जिसकी गिनती नहीं कर सकते हम। इनमें से कुछ क्या होते हैं, सजीव होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, निर्जीव। अब मैं सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव नहीं बताऊं, क्योंकि ये आपको अब मालूम पड़ गया सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं। सजीव क्या करते हैं, स्वयं से हलचल करते हैं। हलचल मतलब मूवमेंट करना, चलना फिरना, मतलब खाना, कुछ भी कर सकते हैं, हलचल करता है उसको कहते हैं। अब सजीवों को क्या बताया था, आवश्यकता किसकी होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन करते हैं। भोजन द्वारा उनकी में क्या होती है, वृद्धि होती है। वृद्धि किसे कहते हैं, जैसे बढ़ते हैं, वो भी मैंने आपको बताया है। सजीवों द्वारा उनके जैसे ही क्या होते हैं, नए सजीव उत्पन्न होते हैं। जैसे चिड़िया है, चिड़िया कैसा अंडे देती है, अंडे में से उसे चूजे निकलते हैं, चूजे जब बड़े होते हैं तो चिड़िया जैसे बन जाते हैं। प्राणी के भी हैं वैसे ही, गाय भैंस, मतलब जितने भी प्राणी हैं उनके जैसे ही क्या होते हैं, सजीव उत्पन्न होते हैं, पैदा होते, उत्पन्न यानी पैदा होना। सजीवों में कुछ प्राणी हैं और क्या है, कुछ वनस्पतियाँ, यानी सजीव के दो भाग बताए थे, उसमें प्राणी वनस्पतियाँ आपको मैंने बता चुका हूँ। फिर सजीवों की सभी आवश्यकताएं किसके द्वारा पूरी होती हैं, परिसर द्वारा। उसे कहीं नहीं जाना, अपने परिसर में सारी वस्तुओं से मिल जाती हैं, इसलिए परिसर से एक दूसरे का पारस्परिक संबंध होता है बच्चों। सजीवों द्वारा निर्जीव वस्तुएं में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। सजीवों के द्वारा निर्जीव वस्तुओं में भी क्या होता है, बदलाव होता है। परिसर के सभी घटक किसके ऊपर निर्भर होती हैं, सब एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। जैसे और सजीव तो कभी कभी जो होते हैं वो निर्जीवों से भी मतलब संबंध रखते हैं। जैसे अभी आपको मैं बताया, निर्जीव सूखी पत्तियां हो गई, और मांस जो मरे हुए प्राणी के हैं तो उनके मांस से बन के जो खाद बनता है, उससे मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ होती है, कसदार होती है। यानी सब सजीव निर्जीव सब एक दूसरे से क्या होता है, उनका पारस्परिक संबंध होता है। यानी परिसर में हर चीज़ से हमारा संबंध है, पारस्परिक संबंध है बच्चों। ये सब जान के ये आप गए हैं। अब एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, क्या ध्यान रखनी चाहिए, परिसर से मिलने वाली वस्तुओं द्वारा ही सभी सजीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। एकदम दिमाग में रख लो कि परिसर से ही हमें सारी वस्तुएं मिलती हैं, परिसर से हमारी जितनी भी आवश्यकता है वो सारी पूर्ति हो जाती है, पूरी हो जाती है। ऐसी वस्तुएं बेकार नहीं जान लीजिए। जैसे कि हमें देखो, वस्तुएं की जितनी सारी चीज़ें सब हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी परिसर की जितनी भी सारी वस्तुएं हमें क्या करनी चाहिए, बेकार नहीं करनी चाहिए, उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना, उसको यूज अच्छे से करना चाहिए, सही ढंग से उपयोग करना चाहिए, नहीं जानी चाहिए। हमें ये बात हमेशा ध्यान से सावधानी से, जैसे परिसर में ये पानी पाया जाता है, हवा पाई, जो भी चीज़ें पाई जाती है उसका हमें सही मात्रा में उपयोग करके उसका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। हमारे हाथों में परिसर की कोई क्षति न पहुँचे, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसे आप घर के अंदर साफ़ सफाई, वैसे बाहर भी साफ़ सफाई। हमारा घर जैसे स्वच्छ रहता है, हमारा घर परिसर में आता है, हमारा विद्यालय परिसर में आता है, हमारा सड़क परिसर में आती हैं, सारी चीज़ें हमारे परिसर में आती हैं। जैसे हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, वैसे हमारे परिसर के आसपास अगल बगल सब स्वच्छ रखना चाहिए। जब वो स्वच्छ रखेंगे तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, और आपका घर स्वस्थ रहेगा, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा बच्चों। इसलिए परिसर को बिल्कुल स्वस्थ रखिए। तो इसके आगे पेज नंबर 6 में मेरे प्यारे बच्चों आ गया स्वाध्याय। स्वाध्याय में क्या है, आपका प्रश्नोत्तर रहता है। प्रश्नोत्तर बहुत इजी है, बहुत सरल है। अगर आपने पाठ को समझा है तो आपको प्रश्नोत्तर में कोई भी दिक्कत और कठिनाइयाँ नहीं होगी। फिर भी यहाँ पे कुछ होमवर्क भी आपको मिलेगा और कुछ मैंने प्रश्न भी आपको उत्तर बताऊँगा। अब हमें क्या करना चाहिए, ये आपको स्वयं करना है। क्या करना है, पिछले साल की जो कापियाँ होती है बच्चों, इस बार क्या चल रहा है, इस बार आप विद्यालय में नहीं हो, क्लास में नहीं हो, आपका इस समय आपके टीचर, आपके अध्यापक, आपके सर, आपकी मैडम, आप ये सब आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हैं। ठीक है बच्चों, ऑनलाइन पढ़ा रही हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको घर बैठे बैठे टीचर आपको पढ़ा रही हैं, आपको देख रहे हो, आपको पढ़ रहे हो, सब समझ में आ रहा है। जैसे आप क्लास में करते हो वैसे, तो आपको इस समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है, जो आपकी पिछले साल की कापी बची हुई है ना बच्चों, उस कापियों को क्या करना है, बहुत सारे पन्ने रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारा 1-2 पाठ ही रह जाता है, तब तक अभी तो 2-4 पन्ने तो मिलेंगे नहीं दुकान से, तो हम क्या करते हैं, बड़ी से कापी रहती है तो उसमें 10-12 लिखे रहते हैं। कोई 10-5 पन्ने बचे हैं, किसी में ज़्यादा पन्ने बचे हैं, सब पन्ने क्या होते हैं, कापी हो के पन्ने कोरे बच गए होंगे।
हैं, कोरे ही बच जाते। तो उससे क्या करना है आपको, वो सब जो है पन्नों को निकल के एक नोटबुक कापी बनाना है, या उसके आगे से कि भाई कक्षा अभी पहले दूसरी में थे, अभी तीसरी, कक्षा तीसरी, और विषय लिखो और उसके आगे से लिखना शुरू कर दो, और चाहे कापी को पन्ने को मोड़ दो, और पन्ने को फाड़ो मत जो आपका पहले का बचाओ, क्योंकि अभी पन्ना फाड़ोगे तो क्या होगा, उसके आगे का भी कोरा पन्ना भी आपका फटते जाए, इसलिए उसको मोड़ दोगे। बाद में कैसा होता है, मम्मी को या किसी के बड़े का सहयोग के द्वारा उस पन्ने को थोड़ा भाग रख के उसे फाड़ दोगे, तो आपका पन्ना दूसरा खराब नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे चित्र बनाना है आपको। चित्र तो आप घर में भी देखते हो, कभी देखो मकड़ी के जाल आ जाते हैं। अब मकड़ी जाल कैसे अपनी जाल बुनती हैं, मकड़ी जाल किस लिए बुनती हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करो। क्योंकि मकड़ी जाल बुनती क्यों है, क्योंकि उनका वो एक निवास होता है, घर होता है मेरे प्यारे बच्चों। मकड़ी जाल का चित्र बनाओ। हाँ, कैसे देखो, पूरा जाली गुथा रहता है और चित्र के नीचे उसकी जानकारी दो कि मकड़ी जाल क्यों चुनती है, कैसे बनाती है, कैसा उसका, ठीक है। अब बच्चों आपको थोड़ा सोचना है, ये स्वयं आपके अपने दिमाग में थोड़ा ध्यान देना है। कपास के क्या क्या उपयोग हैं वो सारी चीज़ें बताए। कपास से कैसे कपड़े बनते हैं, हाँ, कपास से कपड़े बनाए जाते हैं, दिया बाती बनाई जाती है, और बहुत से चारी फुलबाती बनाते हैं। कपास से बहुत सारे वस्तुएं बनाई जाती है मेरे बच्चों। चप्पलें किससे बनाई जाती हैं, चप्पलें किससे बनाई जाती है, वो जैसे रबर हो गया है, रबर से बनाई जाती है। उसके बाद कैसे बनाती हुई, चमड़े से बनाई जाती है, हाँ, ऐसे सारी चीज़ों चप्पलें बनाई जाती हैं। मांस मतलब चमड़े तो जानते ही हैं आप। फिर उसके तीसरा, गौरैया तथा पत्थर की संयुक्त तेज आवाज़ हुई, ठीक है। गौरैया और पत्थर के संयुक्त तेज आवाज़ हुई, तो गौरैया क्या करेगी और पत्थर क्या करेगा, आपको तो अब सब मालूम हो गया। गौरैया क्या करेगी, सजी हो इसलिए उड़ जाएगी, और पत्थर क्या करेगा, वहीं का वहीं रह जाएगा, उससे, क्योंकि वो निर्जीव है। छिपकली क्या खाती है, जानते, छोटे छोटे की देखो आपके घर में भी छिपकली, या कहीं आप छिपकली देखते हो तो क्या होती है, वो जीभ से वैसे उल्टा उसका रहता है, वो फट से जीभ से छोटे छोटे कीड़े पकड़ के खा जाती है, चिपक जाते हैं उसके जीभ में। और अब आपके घर में लकड़ी से तैयार हुई की गई वस्तुओं की सूची बनाओ। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारे घर में लकड़ी की कितनी सारी चीज़ें हैं, हाँ, कपाट है, शोकेस है, तो वो सारी चीज़ें अपने घर में देखो क्या क्या लकड़ी बनी हुई है, सब लिखो, एक लाइन से उसकी सूची बना दो, बस। अब छठवां है, कौन कौन से प्राणी चूहों को खाकर पेट भरते हैं, कौन कौन से प्राणी चूहों को खाकर पेट भरते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये चूहों को खाकर, अब चूहों खाते कौन है, बिल्ली हैं, और क्या है, कुत्ते हैं। तो ये सब जो जो प्राणी मतलब चूहों खाकर पेट भरते हैं वो सब लिखो। अब इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहले बच्चों, किसी के उठाकर हटाने पर ही पत्थर का स्थान क्या होता है, किसी के उठाकर हटाने पर ही पत्थर का स्थान क्या होता है बच्चों, बदलता है। ये मैंने आपको बताया था, कहाँ बताया था, देखिए यहाँ पे है, पत्थर का, हाँ, तो किसी स्थान से उठाने से पत्थर का स्थान क्या होता है बच्चों, बदलता है। ये यहाँ पे किसी स्थान से उठाने से हमारे पत्थर का भाग मतलब क्या होता है, बदल जाता है बच्चों, स्थान में परिवर्तन होता है। देख रहे हैं सब इसमें ये। अब आगे बच्चों, आगे देखना है आपको, अगला प्रश्न है आपका, कपास, ऊन और रेशम से हम क्या तैयार करते हैं। कपास, ऊन, रेशम से यहाँ बताया कपड़े तैयार करते हैं। देखें, कपास, ऊन, रेशम आदि वस्तुएं परिसर से मिलती है, इनसे आप क्या कपड़े तैयार करते हैं, कपड़े तैयार करते हैं, बराबर है। उसके बाद है, वृक्षों की सूखी पत्तियाँ भी डैश वह भी मिट्टी में गिरकर सड़ती है। वृक्षों की सूखी पत्तियाँ भी डैश वह भी मिट्टी में गिरकर सड़ती हैं। तो देखिए, पत्तियों की सूखी पत्तियाँ भी क्या होती हैं, झड़ती हैं, और वो भी क्या होती हैं, मिट जाती हैं। तो ये 3 प्रश्न उत्तर आपको मिल गए। नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखो। परिसर से मनुष्य को कौन कौन सी वस्तुएं मिलती हैं, परिसर द्वारा वनस्पतियों को किस प्रकार की सहायता मिलती है, जंगल की मिट्टी किसके द्वारा कर्जदार उपजाऊ बनती है, ठीक है। फिर कह है, कथन सही है या गलत बताओ। पवन द्वारा कुछ वनस्पतियों के बीज बिखेरे जाते हैं, वनस्पतियां निर्जीव होती हैं, कीड़े को अनाज के दाने चुगने में गौरैया की वृद्धि होती है। तो ये प्रश्न बच्चों मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, दिखाई दे रहा है आपको, ओके बच्चों, दिखाई दे रहा है ना,
ध्यान से देखिए। तो इसमें जो प्रश्न मैंने आपको बताया यहाँ पे, परिसर से मनुष्य को कौन कौन सी वस्तुएं मिलती हैं, परिसर से मनुष्य को असंख्य वस्तुएं मिलती हैं। सिंपल सा पहला एक वाक्य में जैसे क्या क्या मिलती है, मिट्टी, पत्थर, रोड़े, नदी, नाले, ताल, तलैया, जो भी अब है सब वहाँ पे लिखा हुआ, आराम से इसको देखो बच्चों। परिसर द्वारा वनस्पतियों को किस प्रकार की सहायता मिलती है। कुछ वनस्पतियों के बीच पवन द्वारा बिखरे जाते हैं, इस कारण वनस्पतियों के नए पौधे अलग अलग स्थान तैयार हो जाते हैं। ये हो गया। और दूसरी बात, भेड़ वाला भी आप बता सकते हो कि भेड़ के बालों से बालों में वो बीज चिपक जाते हैं उससे एक दूसरे से, मतलब ये हो जाए। मतलब दोनों उदाहरण आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा हो, जंगल की मिट्टी किसके द्वारा कसदार उपजाऊ बनती है। जंगल की मिट्टी देखिए, मरे हुए प्राणियों के बचे हुए भाग जो सड़ते हैं, ये सड़ा हुआ पदार्थ मिट्टी में मिश्रित होता है, वृक्षों की सूखी पत्तियाँ झड़ती हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों उसका है पोषण मत है। कथन सही या गलत में यहाँ दिया है, पवन द्वारा कुछ वनस्पतियों के बीज बिखेरे जाते हैं, ये सही बात है। वनस्पतियाँ निर्जीव होती हैं, ये मैंने कहा वनस्पतियाँ सजीव होती हैं, लेकिन इसलिए यहाँ पे गलत कहा गया है, कथन गलत है, इसलिए यहाँ आपने गलत लिखा है। और कीड़े और अनाज के दाने चुगने से गौरैया की वृद्धि होती है, बिल्कुल सही बात है, इसलिए यहाँ सही लिखा है, यानी पहला सही, दूसरा गलत और तीसरा सही है। तो ये 3 प्रश्न उत्तर हो गए। ये आप प्रश्न उत्तर से अच्छे से देख लीजिए और इसे अपने कॉपी में लिख लीजिए। ये बात मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। और देखिए बारे बच्चों, हाँ, आशा है आप लोग ये पार्ट पहला बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।